Hey guys, this is Dr. Yamni Seni here, and I am glad to share that I am up with my first video on our channel. As now I am done with my UG and awaiting for the NEET MDS counseling to proceed, so I thought it would be a privilege if I can help my friends from dental background to understand certain topics which are equally difficult for us to understand. So the first topic I'm going to cover is dental ceramic. I hope this video will make sense to you people. So guys, let's begin with ceramics. अच्छा, तो ceramics पढ़ने से पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते कि ये ceramics बेसिकली आया कैसे. जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो चेंज हुई है. इनिशियली शुरुआती दौर में हम मेटालिक क्राउन यूज़ किया करते थे, राइट. पहला जब हमने अपने पेशेंट्स को क्राउन देना शुरू किया तो हम मेटालिक क्राउन यूज़ किया करते थे. फिर हमको लगा कि बेसिकली मेटालिक क्राउन हम क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ क्या था, ज़्यादा था. इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा था. बट देन उसके बाद क्या आया, लोगों ने ये सोचा कि हमें एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जिसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या हो, एस्थेटिक भी अच्छा हो, एस्थेटिक वाइज भी वो क्या हो, अच्छा हो. सो हमने फिर हमको सेकेंड जो था मेटल सेरामिक हमने यूज़ किया. सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम में मेटल सेरामिक आया. बट इसमें भी क्या था कि अंदर का जो इनर लेयर था वो मेटल का बना हुआ था. किसका बना हुआ था? अंदर का सरफेस मेटल का बना हुआ था, और जो आउटर लेयर थी वो सिरामिक की बनी हुई थी. किसकी बनी हुई थी? सिरामिक की. तो मेटल सिरामिक का यही ड्रॉबैक था कि अंदर मेटल था. सो जो लाइट पास होती थी तो वो क्या, ओपेक नेचर देता था. फिर एट द एंड हमने क्या किया कि पूरे मटेरियल को हमने, फिर पूरे क्राउन को हमने ऑल सिरामिक ही उसमें यूज़ किया, सिरामिक का इस्तेमाल किया. तो सिरामिक जो होता है बेसिकली हमारा सिलिका डाइऑक्साइड होता है. क्या होता है? सिरामिक इज़ बेसिकली सिलिका डाइऑक्साइड. दैट इज़ इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ SiO2, राइट. अभी जो सिरामिक होता है ये दो तरीके के सिरामिक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सिरामिक एंड द सेकेंड वन इज आर नॉन क्रिस्टलाइन सिरामिक. ओके, तो पहला होता है क्रिस्टलाइन सिरामिक और दूसरा फॉर्म होता है नॉन क्रिस्टलाइन सिरामिक. तो क्रिस्टलाइन सिरामिक में क्या आता है? क्वार्ट्ज आता है. एग्जाम्पल क्या है क्रिस्टलाइन सिरामिक का? क्वार्ट्ज. अभी क्वार्ट्ज की बेसिकली प्रॉपर्टी क्या थी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग टेम्परेचर, वो क्या था? कम था. मतलब कम टेम्परेचर में ही क्वार्ट्ज क्या हो जाता था? मेल्ट हो जाता था. जिसकी वजह से जो क्वार्ट्ज का स्ट्रेंथ था वो भी क्या था? वो भी लो था. तो इस वजह से जो स्ट्रेंथ थी क्वार्ट्ज की वो भी क्या थी? कम थी, राइट. देन उसके बाद हमारे पास है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म. अभी जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसका एग्जाम्पल है हमारा फ्यूज्ड सिलिका. क्या है? फ्यूज्ड सिलिका. तो फ्यूज्ड सिलिका की प्रॉपर्टी क्या थी? इसकी जो स्ट्रेंथ थी व्हेन कंपेयर्ड टू क्वार्ट्ज जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उससे फ्यूज्ड सिलिका की जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा थी. क्या थी? बहुत ज़्यादा. तो हम लोगों ने उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि जो फ्यूज सिलिका है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका टेट्राहाइड्रेट. टेट्रा यानी 4, राइट. तो जो सिलिका का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +4 था, और वो क्या करता था? ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है? Si&O. इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग. और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन बॉन्डिंग जो होती है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड that exists in
नेचर, राइट। सो गाइज, जो हमारा फ्यूज सिलिका था उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, राइट। 4 बॉन्ड बनाता है एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्ट्रेंथ तो क्या थी, ज़्यादा थी। क्या थी? स्ट्रेंथ वाज मोर। पर प्रॉब्लम क्या था कि इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर था, इसका फ्यूजन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। क्या था? इट वाज रिलेटिवली मोर। तो हमने क्या किया, जो ये फ्यूजन टेम्परेचर होता था इसका, फ्यूज सिलिका का, ये हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर या लेबोरेटरी में अचीव नहीं कर सकते थे, राइट। और इस वजह से ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा फ्यूज सिलिका की मैन्युफैक्चरिंग। और इसका एक और ड्रॉबैक भी ये था कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर फ्यूज सिलिका का था वो बहुत ज़्यादा था व्हेन कंपेयर टू मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल्स। मतलब अगर ये एरो डिनोट करता है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूज सिलिका को, और ये छोटा सा एरो डिनोट करता है किसको, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल्स के। तो यू कैन सी द डिफरेंस, you can differentiate between the melting temperature of fused silica and the melting temperature of metals. So हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट बन गया था कि हम फ्यूज सिलिका को मेटल्स के साथ कंबाइन कर पाएँ। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने फ्यूज सिलिका में ग्लास मॉडिफायर्स ऐड किए। क्या ऐड किया हमने? वी एडेड ग्लास मॉडिफायर्स। क्या ऐड किया? हमने ग्लास मॉडिफायर्स ऐड किया। किसमें? फ्यूज्ड सिलिका में। किसमें? फ्यूज्ड सिलिका। तो ग्लास मॉडिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे? दे आर कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, जब हमने ग्लास मॉडिफायर्स ऐड किया, जो कि क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं किसके? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम के। तो जो पहला हमारा बॉन्ड था इनिशियली, जो SiO2 वाला बॉन्ड था, ऐसा था, वो क्या हो गया? लूज हो गया। लूज हो गया, वो कैसा हो गया? ऐसा। उसकी जो बॉन्डिंग थी वो लूज हो गई और वो दोनों एकदम डिस्टेंसली प्लेस्ड हो गए, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, जो फ्लो था, ग्लास मॉडिफायर का जो फ्लो था वो इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? ग्लास मॉडिफायर ऐड करने की वजह से जो फ्यूज सिलिका का फ्लो था वो इंक्रीज हो गया, और जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो था वो कम हो गया। सो मेल्टिंग टेम्परेचर कम करने के लिए हमने क्या ऐड किया? फ्यूज सिलिका में वी एडेड ग्लास मॉडिफायर्स। तो मेल्टिंग टेम्परेचर, इसका एक एडवांटेज क्या रहा कि फ्लो में इंक्रीमेंट हुआ, फ्यूज सिलिका के फ्लो में इंक्रीमेंट हुआ, और जो मेल्टिंग टेम्परेचर था वो भी क्या हो गया? कम हो गया। सो बेसिकली यहाँ का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या हो गया? थोड़ा सा हमारा रिलेटिवली कम हो गया। तो जो कि फ्यूज सिलिका और मेटल कंबाइन करने के लिए काफ़ी अच्छा था। सो इट वाज अ गुड थिंग। पर अब आप ये सोच सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि इसका पूरा टेम्परेचर, लाइक हम फ्यूज सिलिका के फ्यूजन टेम्परेचर को मेटल के फ्यूजन टेम्परेचर के बराबर ले आए। तो अगर हम ज़्यादा ग्लास मॉडिफायर्स ऐड कर देते तो जो फ्यूज सिलिका थी उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती? रिड्यूस हो जाती। ओके।